नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दिल्ली सरकार के अंतर्गत सर्वोदय विद्यालयों में जो मध्यावधि परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8वीं का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। खंड आ में है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो ये क्या था? एक पैराग्राफ जो कि आपके प्रश्न पत्र में आया है। इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार दादी ने किसको बुलाया? तो आप यहाँ जब पढ़ते हैं तो दादी ने उठकर कमरे में बोली, ए मिठाई वाले, है ना। तो पहले ही पंक्ति में इसका आंसर छिपा हुआ है। आप यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे मिठाई वाले को, यानी दादी ने किसको बुलाया? मिठाई वाले को। तो इसका आंसर क्या हो गया? मिठाई वाला। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार मिठाई वाला 1 पैसे की कितनी गोलियां बेचता था? तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आपको आंसर मिलेगा कि जो मिठाई वाला था 1 पैसे की 16 गोलियां बेचता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है? एक कविता पढ़नी है, उस कविता को पढ़ करके उसका उत्तर देना है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आइए इसके आधार पर हम जो है पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। काव्यांश के अनुसार पक्षी क्षितिज से किसकी होड़ा होड़ी कर रहे हैं? तो जब आप इस काव्यांश को पढ़ोगे तो आप इसके आंसर में लिख पाओगे पंखों की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंखों की। अगला प्रश्न है, काव्यांश में किसके तनने की बात की गई है? तो इसके आंसर में आप लिखोगे सांसों की, यानी सांसों की तनने की यहाँ पर बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी व्याकरण के कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका उत्तर आपको लिखना है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी 4 जो यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं, इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना है। सुंदरता क्या है? सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। कोमलता भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन इंद्रप्रस्थ ये क्या है? एक स्थान का नाम है। और आप जब संज्ञा पढ़ते हो तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नाम आता है एक वचन में तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा पहचानिए। अब देखिए क्या है? दिल्ली, गंगा, त्रिभुज, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम? मधुरता, यानी एक ही शब्द मधुरता है जो कि भाववाचक संज्ञा है, बाकी सब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में सर्वनाम पहचानना है। तो सर्वनाम आपको पता है, संज्ञा के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर जो सर्वनाम है वह, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वह। अगला प्रश्न है, सतरंगी परिधान में विशेषण की भेद बताइए, यानी जो विशेषण के भेद होते हैं तो सतरंगी परिधान में कौन सा भेद है, यानी कौन सा विशेषण है? तो देखिए, सतरंगी 7 रंगों वाला, है ना। तो जहाँ पर संख्या आ जाए वहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण, है ना। सतरंगी, देखो 7 रंग आ गए, तो यहाँ पर आंसर क्या हम लगाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सबसे पहले गद्यांश को आपको पढ़ना है। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं।
उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो एक पैराग्राफ था, इसके आधार पर आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार लेखक को छोड़ने आने वाले उन्हें कैसे देख रहे थे। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग लेखक को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा। अगला प्रश्न है गद्यांश के अनुसार बस में कितने कांच बचे थे। तो जब हमने गद्यांश पढ़ा उसमें क्या लिखा, बहुत कम कांच बचे थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम। आइए अगले प्रश्न को करते हैं कि लेखक के अनुसार वे किससे दूर सरक गए। तो आपने पढ़ा कि जब बस चलने लग गई तो उसके कांच क्या हो गए, आपस में बजने लग गए। तो खिड़की के पास जो बैठे थे वो क्या हो गए, वहाँ खिड़की से सरक करके दूर बैठ गए। तो आंसर क्या होगा, खिड़की से। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार लेखक को क्या लग रहा था कि सीट के ऊपर इंजन है, सीट से दूर इंजन है, सीट के नीचे इंजन है अथवा बस के ऊपर इंजन है। तो आप इसके उत्तर में लिखोगे सीट के नीचे इंजन है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के भी उत्तर हमने देख लिया। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले काव्यांश पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बहकर गिरता है। तो ये क्या है, एक काव्यांश है। इसके आधार पर हमें आगे प्रश्नों का उत्तर लिखना है। काव्यांश के अनुसार कौन दूसरे देश को सुगंध भेजता है। तो हमने क्या पढ़ा कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो खा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काव्यांश के अनुसार सौरभ हवा में तैरते हुए किस पाँखों पर तैरता है। तो हमने अभी क्या देखा, पक्षियों की पाँखों पर तैरता है, मछलियों की, जहाज़ों की, परियों की। यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, एक ही आंसर है, पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। अगला प्रश्न है कवि के अनुसार एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है। तो आपको भी पता है जो भाप बनता है वो बारिश के माध्यम से पानी बन करके गिरता है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पानी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि के अनुसार एक देश की धरती किसको सुगंध भेजती है। तो अभी हमने देखा एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा खा नंबर। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। बदलू को लेखक किस नाम से बुलाता था। तो आपको भी पता था बदलू को जो है लेखक काका नाम से पुकारता था, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न है बस की यात्रा पाठ में बस की यात्रा कितने मित्रों ने तय की थी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 5 मित्रों ने, यानी 5 मित्रों ने यात्रा तय की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भगवान के डाकिए कविता की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है भगवान के डाकिए कौन हैं। तो आपको भी पता है भगवान के डाकिए कौन है, पक्षी और बादल। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो लड़का शब्द का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी लड़कपन। क्या हो जाएगा, लड़कपन। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे लड़कपन। अगला प्रश्न है अभिवादन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग लिखिए। तो देखिए आप इसको तोड़ लीजिए। यहाँ पर अभी इसका जो उपसर्ग है वो अभी शब्द है और इसमें जो मूल शब्द है वो है हमारा वादन, है ना। तो अब क्या लिखोगे, अभी उपसर्ग और वादन क्या है यहाँ पर, मूल शब्द। अगला प्रश्न है दिन और रात में कौन सा समास है। तो दिन और रात में जो है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास होगा यहाँ पर, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सुगंधित फूल तोड़ कर लाओ।
इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण शब्द है सुगंधित। अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है भगवान के डाकिये कविता के अनुसार दूसरे देश में भाव क्या बन करके गिरता है। अभी पीछे हम इसका उत्तर लिख चुके हैं, इसके उत्तर में हम लिख देंगे कि भगवान क्या बन करके गिरता है, तो उत्तर आ जाएगा पानी, यानी पानी बन करके गिरता है। अगला प्रश्न है भगवान के डाकिये कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखोगे कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अगला प्रश्न है भगवान के डाकिये कविता में वर्णित पेड़ पौधे पानी और पहाड़ किसके अंग हैं। तो आपको भी पता है कि पेड़ पौधे पानी पहाड़ सब किसके अंग हैं? प्रकृति के अंग हैं। किसके अंग हैं? प्रकृति के। अगला प्रश्न है भगवान के डाकिया क्या लाते हैं। तो भगवान के डाकिया क्या लाते हैं? संदेश लाते हैं, चिट्ठियाँ लाते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि बदलू क्या काम करता था। जो बदलू काका था वो क्या काम करता था। तो आप सबको पता है बदलू का काम क्या था? चूड़ियाँ बनाने का काम क्या था। क्या था बदलू का काम? बदलू जो है चूड़ियाँ बनाता था। अगला प्रश्न है बदलू कौन था। तो आप लिखोगे जो व्यक्ति चूड़ियाँ बनाता उसको हम क्या कहते हैं? मनिहार, यानी बदलू क्या था? मनिहार था। बस किस योग्य थी? बस इतनी पुरानी थी कि बस उसकी पूजा करने योग्य थी, है ना, उसको चलाने योग्य नहीं थी, उसको खड़ी करके बस उसकी पूजा करने योग्य थी। अगला प्रश्न है बस की यात्रा पाठ में लेखक किसको अपना दुश्मन समझ रहा था। इसके उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ों को, है ना, क्योंकि बस इतनी तेज़ चल रही थी, पता नहीं कब उसका ब्रेक फेल हो जाए और पेड़ों से टकरा जाए, तो इसलिए पेड़ों को लेखक अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और आपको याद रखें आपको 30 से 40 शब्दों के अंदर आपको अपना उत्तर लिखना था। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आपको भी पता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? अदला बदली प्रणाली को, है ना, जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, दोनों वस्तुओं के मूल्य में तुलनात्मक दृष्टिकोण समान रहता है, जिसमें मुद्रा का लेन देन नहीं होता है। इसे हम क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला प्रश्न है आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है, और बताना है कि क्यों अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए, छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी को सहज स्नेह जहाँ मुझे उस घर की ओर खींचने लगता है, वहीं उनके गांव का वातावरण, हरे भरे फसलें, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किल्लोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको भी कोई दूसरा कारण है मामा के गांव में अच्छा लगने का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो अभी मैंने इसका उत्तर आपको बताया था कि बस की दशा ऐसी थी कि उसे ज़बरदस्ती चलाया जा रहा था, कभी भी उसका ब्रेक फेल हो सकता था और कोई पुर्जा खराब हो सकता था। इस भयानक मनस्थिति में जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि उसकी बस उससे टकरा जाएगी, इसलिए लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। आइए अगला प्रश्न करते हैं, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न में आप अपने आप भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा जो भारत देश है वो कैसा होना चाहिए। हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम व सहयोग की भावना से रहें। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा। लोग भौतिक सपनाओं का संग्रह ना करें, आंतरिक तत्वों को अधिक महत्व दें। वे लोगों में संयम, सादगी और सरलता का भाव देखना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर भी हमने कर लिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और याद रहे कि 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर आपको
लिखना है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए कौन है और उनका काम क्या है। तो इसके उत्तर में आप जो है लिखेंगे कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा है, क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाएँ, पर हर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सौरभ कहाँ तैरता है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षी के पंखों पर तैरता है। अगर आप इसका उत्तर इतना भी लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम 30 से 40 शब्दों में लिखना है, इसलिए आप इस प्रकार पूरा लिख करके आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। आइए इसके अगले प्रश्न को करते हैं कि भगवान के डाकिए कविता में कवि ने प्रकृति के कुछ अंगों का वर्णन किया है, वे क्या करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि भगवान के डाकिए कविता में कवि ने प्रकृति के जिन अंगों का वर्णन किया है वे प्रकृति के अभिन्न अंग पेड़ जल पहाड़ आदि हैं, वे भगवान की चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, जिसका आप उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि फीस माफ़ी के लिए अपने विद्यालय को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपनी छोटी बहन को बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों प्रश्नों में आपको एक ही प्रश्न करना था। यहाँ पर मैं फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र किस प्रकार लिखा जाना चाहिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, आप जिस स्थान पर आपका विद्यालय है वहाँ लिखोगे। फीस माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, इस प्रकार का आपका विषय लिखना है। महोदय श्रीमान, मेरा नाम, अपना नाम लिखना है और मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। श्रीमान जी, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। हमारे घर की स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से मेरे पिताजी स्कूल की फीस देने में समर्थ नहीं हैं। अतः श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि इस साल की फीस माफ़ कर दें ताकि मैं निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस काम के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और आप नीचे लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और अपनी कक्षा। इस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न और भी है, जिसके अंतर्गत हमें एक अनुच्छेद यानी कि निबंध लिखना था। निबंध में जो हमारे ऑप्शन थे बाढ़ की समस्या, दशहरा उत्सव और स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पर मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारे विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर लिख लिया होगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न पत्र के जो मैंने उत्तर आपको बताए होंगे आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।